जंगल मतलब रहस्य, जंगल मतलब एडवेंचर, जंगल मतलब खौफनाक और खूबसूरती का एक साथ मेल। लेकिन आज हम किसी काल्पनिक कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सच्ची घटना पर बनी फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे गहरा और सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है। क्या हुआ था उस वक्त जब वहां जाकर एक इंसान फंस गया, और फिर दुनिया के सबसे खौफनाक जंगल अमेजन में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सुनकर रूह कांप जाएगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब घटनाएं एक इंसान के साथ सच में घटी थीं। हेलो, आप देख रहे हैं फिल्म एक्स स्टोरी। आज की मूवी है जंगल। मूवी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं इस लड़के को। इसका नाम है योसी। योसी 3 साल आर्मी में काम करता है और फिर 1980 में इजराइल छोड़कर चला आता है, क्योंकि वह घर परिवार या नौकरी करके बाकी लोगों की तरह जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। उसकी जिंदगी का असली मकसद था एडवेंचर। अनजानी रहस्यमयी चीजों को खोजना उसका एक शौक ही नहीं, बल्कि उसका सपना था। इसी मकसद से योसी निकल पड़ता है साउथ अमेरिका के बोलिविया की ओर। यहां उसकी मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम है मार्कस। मार्कस एक स्कूल टीचर है और बहुत ही हंसमुख इंसान है। पहली ही मुलाकात में योसी और मार्कस बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद दोनों साथ घूमते हैं। इसी तरह एक दिन घूमते हुए मार्कस की मुलाकात होती है अपने दोस्त केविन से। केविन एक फोटोग्राफर है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो गहरे जंगलों में जाकर जानवरों की तस्वीरें खींचता है। इसके बाद उन तीनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। समय बहुत अच्छा बीत रहा था। एक दिन बाजार में जाते समय उनकी मुलाकात होती है कार्ल नाम के एक आदमी से। परिचय होने के बाद कार्ल योसी से कहता है, मेरे पास एक ऐसी जगह की जानकारी है जहां का जंगल जितना गहरा है उतना ही रहस्यमयी भी है, और उस जंगल के बीचों बीच छुपा है एक खतरनाक आदिवासी समुदाय जो हमारी सभ्यता से बिल्कुल अलग है। हमारी दुनिया जहां आज इतनी विकसित और शिक्षित हो गई है, वहीं उस खतरनाक जंगल के बीच आज भी आदिम युग की जिंदगी चल रही है। उनकी जानकारी किसी को नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वहां चल सकते हो। कार्ल की बातें सुनकर योसी बेहद खुश हो जाता है और तुरंत उसके साथ जाने का फैसला कर लेता है। योसी ये सब बातें अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन मार्कस और केविन को इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि आज के जमाने में भी किसी जंगल के अंदर आदिम युग जैसा जीवन चल सकता है। फिर भी योसी की बातों पर भरोसा करके वे दोनों कार्ल से मिलने को तैयार हो जाते हैं। कार्ल उन्हें एक मैप दिखाता है और वहां कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताता है जो अब तक अनजानी है। कार्ल कहता है कि उन इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही नहीं, बल्कि गुप्त खजाने और सोने की खानें भी छिपी हो सकती हैं। लेकिन इन सब बातों पर मार्कस और केविन को ज्यादा भरोसा नहीं होता। उनमें से एक दो तो इतने खतरनाक और जोखिम भरे जंगल में जाने के पक्ष में नहीं होते, लेकिन अंत में सभी तैयार हो जाते हैं। कार्ल उन्हें भरोसा दिलाता है, मुझे जंगल के बारे में सब कुछ पता है। अगर कोई भी मुसीबत आई तो मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। 1981 का 4 नवंबर वे सभी जरूरी सामान लेकर सफर के लिए निकल पड़ते हैं। यहां बता दें कि जरूरी सामानों के बीच योसी अपने साथ एक धार्मिक किताब भी लेकर आया था। धीरे धीरे वे अमेजन के गहरे जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ हरियाली और तरह तरह के जाने पहचाने और अनजाने जीव जंतु, नदियां और एक रहस्यमयी शांति। ठीक उसी रोमांच की तलाश में वे निकले थे। एक दिन के सफर के बाद वे एक सुरक्षित जगह देखकर वहां टेंट लगाते हैं और रात वहीं बिताते हैं। अगली सुबह वे फिर जंगल के और गहरे हिस्सों की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे वे गहरे से गहरे जंगल में उतरते जाते हैं और जंगल के माहौल से धीरे धीरे वाकिफ होने लगते हैं। इस बीच भले ही बाकी तीनों के लिए ये जंगल नया हो, लेकिन कार्ल बहुत अनुभवी था। वो आसमान और मौसम देखकर बता सकता था कि कब बारिश होगी और कब मौसम साफ रहेगा। जंगल में घूमते हुए वे एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां कुछ लोगों ने एक छोटी सी बस्ती बसा रखी थी। वहां कुछ दिन बिताने के बाद वे फिर अपने सफर पर निकलते हैं। जाते जाते एक नदी से एक बर्तन की मदद से योसी एक पत्थर निकालता है और उसमें से उसे थोड़ा सा सोना भी मिलता है। जंगल में सफर करते हुए एक दिन कार्ल एक बंदर देखता है और तुरंत उसे गोली मार देता है, और उसी बंदर को रात के खाने के लिए बना लिया जाता है। लेकिन जंगल में लगातार चलने की वजह से मार्कस के पैरों में घाव हो जाता है
कल उसका इलाज करवाने के बाद भी धीरे धीरे यह दिखने लगा कि वह अब चलने की स्थिति में नहीं है। एक समय कल ने बताया कि जहां वे अब भी हैं, वहां से अगर वे बस 4 दिन और चलते रहें तो वे एक ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां एक और बस्ती है। लेकिन मार्कस के लिए चलकर जाना बिल्कुल भी संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे नदी के रास्ते जाएंगे। सबने मिलकर एक बेड़ा तैयार किया। फिर वे उस बेड़े को लेकर जंगल की नदी पार करने लगे। नदी में जाते जाते यह दिखा कि एक जगह पर नदी की धारा बेहद तेज है। तेज बहाव में उनका बेड़ा उलट पलट होने लगा। पहले ही मार्कस की हालत गंभीर थी, ऊपर से नदी की प्रचंड धारा। किसी तरह वे सामने के किनारे पर पहुंच पाए। अगले दिन कल ने तय किया कि वह अब और जंगल के अंदर नहीं जाएगा। उधर केविन ने तय किया कि वह नदी के रास्ते ही जाएगा। लेकिन मार्कस के पैरों की हालत को देखते हुए नदी के रास्ते जाना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था, इसलिए केविन उसे साथ नहीं ले जाना चाहता था। मार्कस भी केविन के इस फैसले से नाखुश होकर यह तय करता है कि वह काल के साथ इस जंगल को छोड़कर फिर से अपोलो लौट जाएगा। अपोलो यानी वह जगह जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। इसके बाद केविन और योजी काल से नदी के रास्ते के बारे में जानकारी ले लेते हैं, लेकिन काल उन्हें चेतावनी देता है। इस नदी मार्ग में थोड़ी दूर जाकर एक बहुत ही खतरनाक तेज बहाव वाला हिस्सा आएगा और उसे पार करना लगभग नामुमकिन होगा। वह कहता है कि अगर तुम लोग आगे बढ़ते हो तो यह समझ लो कि तुम मौत की ओर कदम बढ़ा रहे हो। काल और मार्कस चले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं योजी और केविन। योजी और केविन अपनी नदी यात्रा शुरू करते हैं। वे दोनों बेड़े पर सवार होकर कभी शांत तो कभी उग्र जल प्रवाह के बीच से होते हुए आगे बढ़ते हैं। कई दिनों तक इस तरह नदी में यात्रा करते करते एक दिन यह देखा जाता है कि वे एक गहरे जल क्षेत्र में बहते बहते उस उग्र जल प्रवाह के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल यह वही जल प्रवाह था जिसके बारे में काल ने उन्हें चेतावनी दी थी। बिल्कुल असावधान होकर अपने आप में डूबे हुए बेड़ा बहाते बहाते अचानक वे उस खतरनाक जल प्रवाह के सामने आ जाते हैं। केविन जैसे ही खतरा समझता है, वह योजी से कहता है कि बेड़े की ओर जोर से धक्का दो। वे किसी तरह नदी के दाहिने किनारे की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में एक उग्र नदी जिसका जल प्रवाह अब रौद्र रूप धारण कर चुका है। नदी की धार इतनी तेज होती है कि उनका बेड़ा लगभग पलट ही जाता है। किनारे तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। तभी वे किसी तरह सामने दिख रही एक विशाल चट्टान के पास जाकर अटक जाते हैं। थोड़ा खुद को संभाल कर केविन योसी से कहता है, इस चट्टान के पीछे ही बेड़े को पकड़े रहो मजबूती से। केविन तैरना जानता था, इसलिए वह कोशिश करता है कि किसी तरह वह नदी पार करके सामने के किनारे तक जाए और वहां से चाकू की मदद से कुछ डाली टहनियाओं काटकर योसी को बचाने का इंतजाम करे। लेकिन योसी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और इस नदी की धार तो किसी को भी पल भर में बहा ले जाए। केविन उसे भरोसा दिलाता है और फिर तैरते हुए उस पार चला जाता है। योसी से कहता है, मुझे चाकू दो, मैं कुछ काट लाऊंगा। योसी किसी तरह चाकू देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और प्रचंड बहाव उसे खींच ले जाता है। नदी की धार इतनी जोरदार थी कि योसी को खुद समझ नहीं आता वो कहां बहता जा रहा है और केविन उस पार से बस एक बेबस इंसान की तरह देखता रह जाता है। योसी पानी में किसी तिनके की तरह बहता रहता है, नदी के चट्टानों से टकराता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो किसी पत्थर को पकड़कर खुद को संभालता है। काफी कोशिश के बाद वो किसी तरह किनारे की ओर रेंगता है। पत्थर पकड़ पकड़कर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो थोड़ा ऊपर पहुंचता है उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर भी योसी हार नहीं मानता। वो दोबारा कोशिश करता है और आखिरकार वो ऊपर चढ़ने में सफल हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, केविन! पर कोई जवाब नहीं आता। कैसे आता? योसी तो अब बहुत दूर बहकर आ गया था। तभी वो देखता है नदी में उसका बैग बहकर आ रहा है। किसी तरह वो पानी में छलांग लगाकर बैग को पकड़ लेता है। बैग में से वह एक दवाई की बोतल निकालता है। ये वही दवाई थी जिसे कार्ल ने साथ ले जाने को कहा था। एक ऐसी एनर्जी टैबलेट जिसे लेने से थकावट दूर हो जाती है। पहाड़ की ऊंचाई पार कर योसी ऊपर चढ़ते हुए कई जगहों पर जाता है और अपने दोस्त केविन को खोजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे केविन कहीं नहीं मिलता। इसके बाद वो एक नोटपैड पर कुछ लिखता है
उसे एक कपड़े में लपेटकर एक पेड़ के नीचे छोड़ देता है ताकि अगर केविन कहीं आस पास आया तो इन निशानों को देखकर समझ सके कि योसी यहीं कहीं है। 6 दिन बीत जाते हैं। योसी अकेला ही गहरे जंगल में इधर उधर भटकता रहता है। एक दिन वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां एक जहरीले सांप को देखता है। वो उसे पत्थर से कुचलकर मार देता है, बस उस पेड़ पर लगे फल को खाने के लिए। अगर ध्यान से सोचो तो सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान यही करता आया है। भूख मिटाने के लिए वो किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता। दिन भर जंगल में भटकने के बाद रात को वो किसी भी एक जगह जाकर सो जाता है। लेकिन अब अकेलेपन की वजह से योसी को भ्रम होने लगता है। वो हैलुसिनेट करने लगता है। कभी वो खुद को सपनों में देखता है तो कभी उसे लगता है मार्कस उसके सामने खड़ा है। जंगल में चारों तरफ मौजूद खतरनाक जानवरों के डर से वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। एक रात जब वो सो रहा होता है, उसे लगता है एक बाघ उसकी ओर बढ़ रहा है। वो डर से कांपने लगता है और खुद को बचाने के लिए लाइटर जलाता है और उस पर स्प्रे वाली बोतल से आग की लपटें निकालता है और इस तरह किसी तरह वो जान बचा लेता है। अगली सुबह उसके सिर में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। वो देखता है कि उसके माथे का एक हिस्सा सूजा हुआ है। असल में कुछ दिन पहले उसके सिर में किसी तरह से एक कीड़ा घुस गया था और वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहा। अब वो दर्द सह नहीं पाता और फिर अपने पास मौजूद किसी चीज से वो अपने माथे को काटता है और उस भयानक कीड़े को बाहर निकालता है। ध्यान रहे, ये कोई आम कीड़ा नहीं था, अमेज़न के जंगल का खतरनाक कीड़ा। अब योसी इतना मजबूर हो चुका था कि उसका दिन बस यही था, जंगल में भटकना और जो कुछ भी हाथ लगे उसे खा लेना। योसी के पास अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचता। वो जंगल में इधर उधर भटकता रहता है और अपने पास मौजूद नक्शा देखकर यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश करता है। इस पूरे सुनसान और अजनबी जंगल में वो खुद को बेहद अकेला महसूस करता है और यह कोई कल्पना नहीं, कड़वा सच था। जंगल में चलते चलते एक समय ऐसा आता है जब योसी के पैर में भी मार्कस की तरह घाव हो जाता है। अगले दिन जंगल में भटकते हुए वो किसी के पैरों के निशान देखता है और उसे लगता है कि शायद उसका दोस्त आसपास ही कहीं है। लेकिन जब वो चिल्लाकर अपने दोस्त को बुलाता है तो देखता है कि वहीं पास में पंछियों के अंडों के टूटे हुए खोल पड़े हैं। असल में पिछले दिन जब वो यहां से गुजरा था तो वो पंछियों के वही अंडे खा चुका था और तभी उसे समझ आता है वो किसी और के नहीं, खुद के पैरों के निशान देख रहा है। वो बार बार उसी जगह पर लौट रहा था। जंगल उसके लिए जैसे एक भूल भुलैया बन चुका था। इसी तरह उसकी हालत और भी बदतर होती जाती है और एक समय वो मानसिक रूप से टूटने लगता है। वो अपने परिवार को याद करता है, कभी खुद को ही दोष देने लगता है कि उसने काल और मार्कस की बात नहीं मानी और खुद ही नदी के रास्ते जाने का फैसला किया। इसी बीच तेज बारिश शुरू हो जाती है, भयंकर बारिश, और इस बारिश से नदी की धारा और भी उग्र हो जाती है। योसी बस धार्मिक किताब को सीने से लगाए भगवान पर भरोसा करते हुए किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठा रहता है। दूसरी ओर कुछ स्थानीय लोग क्लांत और घायल केविन को नदी के किनारे पड़ा हुआ पाते हैं और उसे अपने गांव ले आते हैं। वहां जाकर केविन ठीक हो जाता है और स्थानीय वन अधिकारी को सब कुछ बताता है। वो अपने दोस्तों की तलाश के लिए अनुरोध करता है। केविन के बार बार कहने पर वन अधिकारी एक प्लेन का इंतजाम कराते हैं और वे लोग पूरे जंगल में हवाई तलाशी अभियान शुरू करते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई से घने अमेज़न के जंगल में कुछ साफ नजर नहीं आता। उधर योसी को देखा जाता है कि वो नदी के किनारे खड़ा उड़ते हुए प्लेन को देखता है। वो जल्दी से एक लाल कपड़ा निकालकर अपनी मौजूदगी दिखाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई उसे नहीं देख पाता। इसके बाद केविन दोबारा वन अधिकारी से बात करता है और वे अधिकारी उसे बताते हैं, अगर कोई इंसान अमेज़न के जंगल में 3 हफ्ते रहने के बाद भी कोई इंसान नहीं मिला तो मान लो वो अब जिंदा नहीं है। तुम्हारा बच जाना ही एक बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा नसीब अच्छा था। लेकिन केविन हार नहीं मानता। वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं योसी को उस जंगल से वापस ले आऊंगा। मुझे यकीन है वो अब भी जिंदा है। उधर योसी को देखा जाता है कि वो जंगल में एक आदिवासी लड़की से मिलता है। मैं लोकल एरिया से एक लड़की नहीं ढूंढ पाया और जंगल में रहकर ये लड़का लड़की ढूंढ लाया। जब लड़की योसी को देखती है तो पहले डर जाती है। धीरे धीरे वो लड़की उससे घुलने मिलने लगती है।
भले ही लड़की उसकी भाषा न समझती हो। लेकिन योसी तो बोलने के लिए किसी इंसान की तलाश में था ही। इतने दिनों की अकेलापन के बाद कम से कम बात करने को कोई तो मिला। अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया था। वो जीने की उम्मीद तक छोड़ बैठा था। लड़की भी शायद उसी जंगल में खो गई थी। योसी उसे दिलासा देने लगता है, हम एक दिन जरूर किसी इंसानी बस्ती तक पहुंचेंगे, डर मत, भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी, लड़की एक शब्द भी नहीं बोलती। कुछ समय बाद योसी को एक झटका लगता है। उसे समझ आता है कि वो लड़की असल में थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ योसी की कल्पना थी। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है हेलुसिनेशन। जब कोई इंसान बहुत लंबे समय तक अकेला होता है तो उसका दिमाग एक काल्पनिक किरदार बना लेता है। भले वो व्यक्ति असली ना हो, पर इंसान उसे महसूस करता है, उससे बात करता है, उसके साथ जीता है। योसी की मानसिक हालत भी अब यही हो गई थी और अब वो खुद भी समझने लगता है कि वो लड़की बस उसकी कल्पना थी। इस गहरे जंगल में उसके अलावा कोई और इंसान नहीं था। अब योसी जंगल में पागलों की तरह घूमने लगता है। कभी वो ऐसा लगता है जैसे कुछ सोच रहा हो, तो कभी बिना वजह अकेला हंस रहा होता है। मतलब धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिरता खत्म होने लगी थी। ऐसे ही भटकते भटकते एक दिन वो एक दलदल में गिर पड़ता है और देखते ही देखते वो गले तक उस कीचड़ में फंसने लगता है। वो जितना छटपटाता है उतना ही ज्यादा नीचे धंसने लगता है। ऐसा ही तो समुद्र के किनारे होता है, जिसे हम चौरा बाली, क्विक सैंड कहते हैं। हाँ, वह दलदल के अंदर धीरे धीरे धंस रहा था। सोचकर हैरानी होती है कि सच में ऐसा कुछ एक इंसान के साथ हुआ था। खैर, फिर वो अपने मन को शांत करता है, क्योंकि उसे अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास था। वो मन ही मन कहता है, ऊपर वाला मेरे साथ है, मैं यूं ही मर नहीं सकता। वो धीरे धीरे कोशिश करता है, एक पेड़ की डाली को पकड़कर थोड़ा थोड़ा करके उस दलदल से बाहर निकल आता है। लेकिन इतने दिनों से भूखा प्यासा और इतनी तकलीफें सहने के बाद उसके शरीर में अब जरा भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी उसके दिल में जिंदा रहने की एक आग अब भी थी। वो किसी तरह घिसटते हुए एक पेड़ के पास पहुंचता है, लेकिन उस पेड़ के नीचे असंख्य जहरीली जंगल की चींटियां थीं। अमेज़न का जंगल इन जहरीली चींटियों के लिए काफी कुख्यात है। जैसे ही योसी पेड़ की डाली को पकड़ता है, सैकड़ों चींटियां उसे काटने लगती हैं। ये काटना इतना दर्दनाक था कि कोई भी इंसान बेहोश हो जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी, योसी खुद चाहता था कि ये चींटियां उसे काटें। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में अब कोई ऊर्जा नहीं बची थी। तो उसने सोचा, इतनी भयंकर जलन और दर्द ही उसे दोबारा दौड़ने की ताकत दे सकती है। इसलिए वो जानबूझकर उन चींटियों से खुद को कटवाता रहा। और जब वो दर्द सहन के बाहर हो गया, तो वो सच में दौड़ने लगा। उसे अपने चारों ओर परिवार, दोस्त और हॉलुसिनेशन के दृश्य एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगे। कहीं से आवाजें आती थीं, योसी तुम कर सकते हो, तुम्हें करना ही होगा। उधर केविन को दिखाया जाता है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर की सलाह पर एक स्थानीय नाविक मांझी के पास जाता है। वो नाविक जंगल और नदी दोनों से बहुत अच्छे से वाकिफ था। उसी के जरिए नदी के रास्ते योसी को ढूंढना संभव था। केविन गुजारिश करता है कि वो उसे नाव से उस रास्ते ले चले। लेकिन जब नाविक को पता चलता है कि 17 दिन से कोई आदमी अमेज़न जंगल में लापता है, तो वो चौंकता है। वो कहता है, किसे ढूंढने जा रहे हो? आपको लगता है वो अब तक जिंदा है, वहां जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। पर केविन दृढ़ विश्वास से जवाब देता है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दोस्त जिंदा है। मेरा दिल कह रहा है वो जरूर जिंदा है। एक आखिरी बार कोशिश करने के लिए केविन मछुआरे के आगे हाथ पैर जोड़ देता है। यहां तक कि वो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी नाव खरीद लूंगा, बस एक बार मुझे नदी के रास्ते ले चलो। आखिरकार मछुआरा केविन के आग्रह पर मान जाता है और दोनों मिलकर नदी के रास्ते योसी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर योसी को दिखाया जाता है कि वो नदी किनारे कुछ कार्ड्स से वाई का निशान बनाता है। वाई मतलब उसके नाम योसी का पहला अक्षर, ताकि अगर कोई उसकी खोज में आए तो समझ सके कि योसी यहीं कहीं पास में है। वो वाई के सामने बैठकर इंतजार करता है। उसी वक्त उसके सामने एक कछुआ आता है, लेकिन थके और भूखे होने के बावजूद योसी उस कछुए को नहीं मारता। क्यों? क्योंकि अब वो जीवन का महत्व समझ चुका है। उसे अब एहसास हुआ है कि दर्द क्या होता है। इतने दिनों तक जंगल में जीवन और मौत की लड़ाई लड़कर
उसने सीख लिया है कि दूसरे प्राणियों का दर्द भी दर्द होता है। वो ऊपर आसमान की ओर देखकर अपने दोनों हाथ फैलाकर ईश्वर को धन्यवाद देता है, मुझे अब तक जिंदा रखने के लिए, मुझे मानसिक ताकत देने के लिए। इधर केविन और मछुआरा लगातार 2 दिन से नदी में उसे ढूंढते रहते हैं और फिर वो उस जगह पहुंचते हैं जहां योसी ने वाइस लिखा था, लेकिन वहां योसी दिखाई नहीं देता। मछुआरा कहता है, अब इससे आगे जंगल में जाना मुमकिन नहीं है। वो इलाका नहीं सुरक्षित है और नहीं नदी वहां से बहाव के कारण नौका ले जाना संभव है। हमें अब लौटना होगा। केविन का दिल टूट जाता है, फिर भी वो मजबूरी में लौटने लगता है। जैसे ही वे लोग नाव को मोड़कर वापसी की दिशा में बढ़ने लगते हैं, वहां पास ही थका हारा जमीन पर पड़ा योसी उनकी आवाजें सुन लेता है। वो अपनी अंतिम शक्ति जुटाकर धीरे धीरे घिसटते हुए खड़ा होता है, लेकिन उसमें इतना दम नहीं बचा कि वो जोर से चिल्लाकर अपने दोस्त को बुला सके। वो बस दूर से नाव को जाते हुए देखता है, बेबस, थका टूटा हुआ। लेकिन या तो ये सौभाग्य था या योसी के कहे अनुसार ईश्वर की कृपा थी। अचानक केविन की नजर दूर खड़े योसी पर पड़ जाती है। वो खुशी से चिल्ला उठता है, योसी! तुरंत नाव को घुमाता है और भागता हुआ अपने दोस्त के पास आता है। वो उसे गले से लगा लेता है और योसी भी अपने आंसू रोक नहीं पाता। इतने दिनों तक वह किस तरह इस जंगल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़कर जिंदा रहा, यह बस वही जानता है। इसके बाद केविन अपने दोस्त योसी को वहां से बाहर ले आता है। 19 दिनों की असहनीय पीड़ा और लगातार संघर्ष के बाद योसी अपनी जान बचाने में सफल होता है। केविन उसे लेकर लोकल इलाके में लौट आता है। इतने खतरनाक जंगल में इतने दिन गुजारने के बाद भी किसी का जिंदा वापस आना लोगों को चकित कर देता है। सब लोग ईश्वर का धन्यवाद करने लगते हैं और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि कार्ल और मार्कस को कभी नहीं ढूंढा जा सका। कुछ दिनों बाद यह भी सामने आता है कि पुलिस कार्ल को पहले से ही ढूंढ रही थी। कार्ल कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो जंगल में घूमने आए लोगों को झूठ बोलकर अंदर ले जाकर गायब कर देता था। शायद वो कुछ बुरा करने की योजना बनाता था, लेकिन चूंकि केविन और योसी उस वक्त अलग हो गए थे, इसलिए शायद वे कार्ल के जाल से बच निकले। कार्ल ने जो लुप्त आदिवासी जनजाति की बात की थी, ऐसी किसी भी जनजाति का अस्तित्व कभी नहीं पाया गया। इसके बाद केविन और योसी अपने सामान्य जीवन में लौट आते हैं। केविन जंगल में फोटोग्राफी का अपना काम जारी रखता है और 10 साल बाद योसी फिर से उसी अमेज़न के जंगल में उसी नदी के किनारे घूमने चला जाता है। हाँ, इस पागल ने सबक नहीं सीखा और फिर चला गया जंगल घूमने। तो खैर, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी। ये सच्ची घटना है जो 1981 में घटी थी और जिसका नाम था योसी गिन्सेनबर्ग। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में लिखकर बताना। वीडियो को एक लाइक जरूर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी बहुत अच्छे से रहो।